हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। सो आज हमारा जो डिस्कशन है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर। रिसेंटली इसकी जो एक्रेडिटेशन है वो एक्रेडिटेशन पे एक डिफरेंस लगा दिया गया है कि हम इसका एक्रेडिटेशन जो है वो बाद में देंगे, सोचेंगे कि इसको क्या एक्रेडिटेशन देना है। सो ये एक्रेडिटेशन क्या होता है, कौन देता है, एनएचआरसी का इससे क्या रिलेशन है, एनएचआरसी को इस एक्रेडिटेशन की क्यों जरूरत है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है और समझना है, ताकि हम ये जान पाए कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की जो बॉडी है उसका क्या इम्पोर्टेंस या क्या सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अभी बना हुआ है। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। इस चीज में हम डिस्कस करने के लिए हमारे लिए क्या क्या है आज के लेक्चर में। सबसे पहले एनएचआरसी क्या है और उसका क्या रोल है इंडिया में। इसके बाद हमको गैंड्री गैंड्री नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, GANHRI, ये गैंड्री के एक्रेडिटेशन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये समझना है। देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कि पेरिस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देन डिफर्ड एक्रेडिटेशन से क्या मतलब है। मैंने आपको अभी बोला कि गैंड्री के एक्रेडिटेशन डिफर हो गया है, तो डिफर्ड एक्रेडिटेशन के रीजंस क्या हैं और क्या ये होता है। देन उसके बाद लास्ट में हमको ये चारों चीजें जो है, डिफर्ड एक्रेडिटेशन जो है उसके कंसिक्वेंसेज और पोटेंशियल इम्पैक्ट एनएचआरसी के ऊपर क्या होते हैं, ये हमको चीज यहाँ पे डिस्कस करना है। सो हम ये चीज डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी हमारे 2 वे करंट अफेयर्स के सेशन रेगुलर बेसिस पे अरेंज करने वाले हैं, विच आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली या तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है ड्रॉप, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस गूगल फॉर्म की लिंक को जस्ट फिलअप करना है एंड यू विल बी रेडी टू गुड टू गो। तो डिस्कस करते हैं एनएचआरसी को। सबसे पहले एनएचआरसी के बारे में ये न्यूज क्या है, ये न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में ये दिया हुआ है कि गैंड्री नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस से एफिलिएटेड है, उसने इंडिया के ह्यूमन राइट्स बॉडी को अभी एक्रेडिटेशन देना पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो एक्रेडिटेशन है उसको थोड़े टाइम रुक के सोच के देंगे कि वेदर एनएचआरसी के लिए एक्रेडिटेशन दे सकते हैं या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो एक्रेडिटेशन है, ये एक्रेडिटेशन अगर नहीं मिलता है एनएचआरसी को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंडिया के, तो एनएचआरसी इंडिया को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता या फिर वोट नहीं कर सकता ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पे। तो ये जो डिले है, ये डिले कई कारण से है। ये कारण क्या है अभी हम देखते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी और गैंड्री क्या है, इनके बारे में समझते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ये अक्टूबर 12 1993 को बना था। पार्लियामेंट ने जब एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ध्यान से पूरी बातें सुनिएगा इस लेक्चर की। रीजन बीइंग, मैं आपको अभी इस लेक्चर के एंड में एक प्रीलिम्स और एक मेंस के लिए क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसके आंसर हमेशा की तरह आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके मुझे देना है। तो ये क्वेश्चन उस कंटेंट पे ही बेस्ड हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। तो अब ये जो एक्रेडिटेटिंग एजेंसी है जिसने हमको रिप्रेजेंट या हमको एक्रेडिटेशन अभी देने से पोस्टपोन कर दिया है या स्टे लगा दिया है, एक्रेडिटेटिंग एजेंसी की बात करते हैं कि ये क्या है। तो गैंड्री नाम की जो एक्रेडिटेटिंग एजेंसी है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड के 120 नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको रिप्रेजेंट करता है। और इनके इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, हर कंट्री से बिलोंग करते हुए 120 कंट्रीज के, इनको रिव्यू करता है कि ये पेरिस प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। और ये रिव्यू जो है ये हर 5 साल में एक बार करता है ये रिव्यू। और ये 5 साल में एक बार रिव्यू करने के बाद एक सर्टिफिकेट टाइप का देता है, जो सर्टिफिकेट उस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, जो भी उस कंट्री की नेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी है, वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकती है या नहीं, ये चीज डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो गैंड्री की जो है बेसिकली एक सब कमिटी है जिसका नाम है सब कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन, SCA, जो मेंबर्स को 2 तरीके से कैटेगराइज करती है, कैटेगरी A और कैटेगरी B। इसको सिंपल तरीके से समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको कॉलेज में जाना है तो कॉलेज में जाने के पहले आपको स्कूल में 12th बोर्ड पास करनी पड़ती है, और 12th बोर्ड पास करने का आपको कोई सर्टिफिकेट देता है। या तो वो स्टेट बोर्ड होता है, या तो CBSE होता है, या तो ICSE होता है। जब वो ये लिख के दे देता है आपको एक सर्टिफिकेट पे कि हाँ आप कॉलेज जाने के लिए एलिजिबल हो, आपने 12th क्लास पास कर दी है, तब आप कॉलेज को अटेंड कर पाते हो और वहां पर जाके पार्टिसिपेट कर पाते हो। उसी तरह से ये जो गैंड्री है, गैंड्री
120 कंट्रीज के जो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको रिव्यू करता है, स्टडी करता है और उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ये सर्टिफिकेट, अगर इस सर्टिफिकेट में उन्होंने लिखा है कि ये इंस्टीट्यूशन अच्छा है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशन यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट नहीं देता, तो उस केस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ये किस बेसिस पे सर्टिफिकेट देता है? तो जैसे 12th क्लास में आपको कुछ क्लासेस या कुछ सब्जेक्ट पास करने होते हैं, उसी तरह से पेरिस प्रिंसिपल नाम के एक प्रिंसिपल हैं, जिनमें कुछ 6 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। हर कंट्री को उन क्राइटेरियाज पे खरा उतरना होता है, तब जाके वो गैंड्री जो है उसको सर्टिफिकेट देता है और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो अब ये पेरिस प्रिंसिपल्स क्या हैं ये देख लेते हैं। पेरिस प्रिंसिपल्स, इसको पहले दूसरा नाम था, इसका पहले नाम था प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, जो यूएन की जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 1923 को अडॉप्ट किए थे। ये नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो उन्हें मीट करने होते हैं। जैसे आपको 12th क्लास में हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% लाने होते हैं, तब आपको ओवरऑल पास किया जाता है। उसी तरीके से पेरिस प्रिंसिपल्स के अंदर में कुछ 6 क्राइटेरिया हैं, जिसमें हर कंट्री के ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को खरा उतरना होता है, तब जाके उनको इस गैंड्री नाम के जो इंस्टीट्यूशन है उनसे सर्टिफिकेट या एक्रेडिटेशन मिलता है। तो 6 प्रिंसिपल क्या है? पहला, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको ब्रॉड मैंडेट जो है उनको मेंटेन करना। दूसरा, गवर्नमेंट से ऑटोनोमस रहना। तीसरा, अपनी इंडिपेंडेंस रखना, जो उनको लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से उनको जो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है इंडिपेंडेंटली काम करने की, उस इंडिपेंडेंस को एश्योर या गारंटी करना। चौथा, नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें प्लूरलिज्म होना चाहिए। प्लूरलिज्म से मतलब उसमें सब टाइप के मेंबर होना चाहिए, वुमेन को रिप्रेजेंट करने वाले भी, एससी एसटी या डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करने वाले भी, ओबीसीज को रिप्रेजेंट करने वाले भी, जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले भी, हर कैटेगरी या हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स इसमें होने चाहिए। देन इसके पास अपने खुद के एडिक्वेट रिसोर्सेज होना चाहिए और किसी भी इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पावर इसमें होना चाहिए। तो अगर किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के पास इन 6 में से एक या एक से ज़्यादा प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो उस केस में उनको ये अप्रूवल या सर्टिफिकेट या एक्रेडिटेशन होल्ड पे रख दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास से हमारा एक्रेडिटेशन चला जाता है तो हमारे साथ क्या होता है? तो एनएचआरआई जो है, एनएचआरआई को बेसिकली गैंड्री जो है 2 ग्रुप में क्लासिफाई करता है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। जिसको ग्रुप ए का सर्टिफिकेट मिला है, तो वो यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उनकी सब्सिडियरी बॉडीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और यूएनजीए जनरल असेंबली की बॉडीज और मैकेनिज्म में कुछ मैकेनिज्म्स या कुछ बॉडीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इनके पास गैंड्री की फुल मेंबरशिप होती है और ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जब भी कोई इशू का टॉपिक पे डिस्कशन होता है, तो वहां पे उनके पास वोट करने का राइट भी होता है और गवर्नेंस की पोजीशन होल्ड करने का राइट भी होता है। अगर उनको दूसरा कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिला है, अगर उनको बी कैटेगरी का स्टेटस मिला है, तो वो गैंड्री की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते या किसी गवर्निंग पोजीशन पे नहीं बैठ सकते। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को अभी इस टाइम पे दोनों सर्टिफिकेट, ना तो ए ना तो बी दिया गया है। अभी हमको कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड ही नहीं किया गया है और हमारे ऊपर हमको कौन सा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस पे अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। अब इंडिया का एक्रेडिटेशन होल्ड पे क्यों डाला गया है? तो अभी ये एक्रेडिटेशन होल्ड पे क्यों डाला है, इसका आंसर तो उन्होंने नहीं दिया है, जो सब कमेटी है यूनाइटेड नेशंस गैंड्री की। तो इन्होंने अभी ये डिसीजन या ये रिपोर्ट तो रिलीज नहीं करी है जिसमें उन्होंने रीजन बताए हों। हालांकि हमारे पास एक अंदाजा है, हमको एक अराउंड अराउंड एक कहना चाहिए एक एस्टिमेशन है कि किस कारण से प्रोबेबली हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। ऐसा ये जो किस्सा हुआ था हमारे साथ, ये हमारे साथ लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी हमने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था कि हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए और हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। हमको डिफर्ड लिस्ट में डाला गया था
और उस टाइम पे जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इंडिया का जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये प्रॉपरली पेरिस प्रिंसिपल्स के साथ एडहियर नहीं कर रहा। तो एडहियर नहीं करने में क्या क्या नहीं कर रहा, पहला इन्होंने बोला कि हमारी जो एनएचआरसी की अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये किस तरीके से किस मेंबर को किस इंसान को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है ये क्लियरली नहीं बताया जाता और ये पॉलिटिकल मिसयूज के लिए यूज किया जाता है। दूसरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस टू ओवरसी इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये पुलिस को अपॉइंट जो करते हैं, पुलिस को अपॉइंट करने में, इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करने में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि पुलिस ने ही अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है और पुलिस को ही आप इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा रहे हैं उस केस को, तो ऑब्वियस सी बात है कि चांसेस कम है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है कभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, भले ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वहां पे हुआ हो। और तीसरा, हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके पैनल में माइनॉरिटी या फीमेल मेंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो प्लूरलिज्म के प्रिंसिपल का वायलेशन करता है। तो मार्च 26 में, और मतलब ये तो कारण दिए ही है उन्होंने लास्ट ईयर की रिपोर्ट में, इसके अलावा इस साल मार्च 26 को 9 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, जो बहुत बड़े लेवल की ह्यूमन राइट्स एनजीओज हैं, इन्होंने गेंड्री को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने इंडिया के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन उठाया था। तो ये लेटर में उन्होंने ये बोला था कि एनएचआरसी की जो करंटली ए रेटिंग है उस ए रेटिंग को आप रिमूव करिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है एनएचआरसी, तो इस कंटेक्स में इसको ये ए सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। इंडिया का अगर हम रिकॉर्ड की बात करें गेंड्री के साथ कि हमारे पास में सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस रहा है, तो हमें 2000 एनएचआरसी 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था और पहली बार हमको एक्रेडिटेशन या जो सर्टिफिकेट मिला था वो 1999 में मिला था। फिर उसके बाद 2006 में हमको पहली बार ए रैंक मिली थी, जो हमने 2011 तक रिटेन रखी थी। 2016 में किसी कारण से हमारा सर्टिफिकेट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। दूसरा, जेंडर बैलेंस नहीं है और प्लूरलिज्म नहीं है हमारे स्टाफ में। लेकिन फिर भी इन बातों को इग्नोर करके भी मोटा माटी हमारा एनएचआरसी ठीक काम कर रहा था, तो इसलिए 2017 में हमारा हमको ए स्टेटस, ए कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। लेकिन 2022 में फिर रिव्यू हुआ था तो 2023 में फिर हमको नहीं मिला और 2024 में फिर अभी इस साल हमारा एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन जो है वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, अभी हमको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर एनी रीजन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एनएचआरसी जो है वो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के कहीं भी वायलेशन होते हैं तो इंडिया उस पर अपनी बात नहीं रख पाएगा और वोट भी नहीं डाल पाएगा। सो दिस सर्टिफिकेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉट एवर मे बी द प्रॉब्लम, हमको वो चीज सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में हमारा एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। एनएचआरसी 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर एन एक्ट नेम्ड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, एनएचआरसी को गेंड्री, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन का एक्रेडिटेशन चाहिए पड़ता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में। और तीसरा, पेरिस प्रिंसिपल्स जो हैं ये नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के एक्रेडिटेशन के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और उसके बेसिस पे आपको इनमें से आंसर पिक करना है। मेंस के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमको नेशनल एनएचआरसी के रोल को डिस्कस करना है इन सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, और हमको एनालाइज करना है कि ये जो पोस्टपोनमेंट किया गया है, गेंड्री ने जो पोस्टपोनमेंट किया है हमारे सर्टिफिकेशन का, उसका एनएचआरसी की इफेक्टिवनेस और क्रेडिबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा या इम्पैक्ट आएगा। सो डू राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन और द टेलीग्राम सेक्शन। सो अगर इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमने, जैसा कि अगेन रिमाइंडर, मैंने आपको करंट अफेयर सेशंस के लिए ये बोला है कि अगर आप अटेंड करना चाहते हैं वो रेगुलरली हमारे साथ, तो हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आपको सिर्फ सिंपली उसको फॉर्म को फिल करना है। अदर देन दैट हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इस वीडियो के जो
लेक्चर है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ल्यूमिन आईएएस फाउंडेशन नाम से हमारा चैनल है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अदर देन दैट हमारे इंस्टाग्राम के और फेसबुक के भी एक ऑफिशियल पेजेस हैं जिनको आप फॉलो अप कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।